आप विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक नई न्यूज़ दी है। इससे जुड़ा हुआ अपडेट दिया है। यूजीसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भारत में कैंपस बनाने की अनुमति दे रहा है। हर साल लाखों भारतीय स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए विदेशी संस्थानों में एडमिशन लेते हैं। इन छात्रों के लिए यूजीसी ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की हैं। अब यूजीसी विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को भारत में कैंपस बनाने की अनुमति दे रहा है। भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए इच्छुक फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी के नियम मानने होंगे। इसमें एक और पहलू है। पहलू क्या है कि कोई भी फॉरेन यूनिवर्सिटी अब ऐसे ही किसी भी गली मोहल्ले में अपनी कैंपस नहीं खोल सकती है। उसके लिए अब आपको बाकायदा यूजीसी की परमिशन लेनी होगी। तो इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने ड्राफ्ट पेश करते हुए कहा कि इन विदेशी संस्थानों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए यूजीसी से अनुमति लेनी होगी। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक भारत में कैंपस स्थापित करने वाली विदेशी यूनिवर्सिटी को शुरू में 10 साल के लिए ही मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद आगे का फैसला दूसरे नियम और शर्तों के आधार पर किया जाएगा। विदेश से किसी भी तरह के फंड का आदान प्रदान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगा। इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो यानी कि जो लेन देन हो रहा है पैसे का, कहाँ आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, इस पर भी पूरी निगरानी होगी। विदेशी यूनिवर्सिटीज़ फिजिकल क्लास के लिए फुल टाइम प्रोग्राम पेश करने की इजाज़त मिलेगी इनको, यानी कि ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने भारत में यूनिवर्सिटी तो खोली हुई है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं, आप फिजिकल क्लासेस नहीं ले रहे हैं, आप ऑनलाइन दे रहे हैं क्लासेस, और या तो आपने डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के थ्रू कर दिया, ये नहीं चलेगा। आपको अपने कैंपस में फिजिकली बच्चों को पढ़ाना होगा। ड्राफ्ट नियमों में यह भी तय किया गया है कि विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को भारतीय कैंपस में प्रदान की जाने वाली एजुकेशन की क्वालिटी उनके मेन कैंपस के समान ही रखनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप जो क्वालिटी, अगर माना कोई नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है जो विदेश की है, वहाँ पर जो पढ़ाई का माहौल है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ये नहीं कि भारत में आके उसको आपने डिग्रेड कर दिया या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। बिल्कुल नहीं, आपको स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखने होंगे, तभी तो भारतीय छात्र उस विदेशी यूनिवर्सिटी का अनुभव ले पाएंगे, उस माहौल को समझ पाएंगे। यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशंस को हरी झंडी मिलती ही तो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। विदेश जाना अब आपको ज़रूरी नहीं होगा, वही एजुकेशन यहाँ मिल रही है तो फिर जाना क्यों। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी खुशखबरी है। और एक तरह से जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ जो आए दिन बच्चों के साथ फ्रॉड भी हो जाते हैं इस तरह के, तो उन पर भी लगाम लगने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा और दूसरे पहलुओं को भी समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यूजीसी के पूर्व मेंबर प्रोफेसर एम अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंसारी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड इवनिंग। आप कैसे देखते हैं सर, ये किन मायनों में ये अहम है फैसला यूजीसी का सर? ये फैसला कोई पहली दफ़ा नहीं लिया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत पहले से ही हमारी एक पॉलिसी रही है, और ख़ास करके नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसमें इस पे ख़ास तवज्जो दी गई कि भारत को एक एजुकेशन हब बनाया जाए, और इसके लिए पूरी कोशिश की जाए कि दुनिया भर से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आएँ और पढ़ें। और हमारे यहाँ से जो 3 लाख से ज़्यादा बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ले रहे हैं, और उनकी वजह से बहुत सारा पैसा आउटफ्लो हो रहा है, यानी हज़ारों करोड़ों में हो रहा है, उसको भी रोका जा सकता है। तो इस ख्याल से ये पॉलिसी हमारी बहुत पहले से ही रही है। लेकिन बदकिस्मती से देयर आर नो टेकर्स, कि किसी ने इस हमारी गाइडलाइंस का, हमारी रेगुलेशंस का किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया, और उसके कारण भी हैं। वो ये है कि एजुकेशन के मामले में जो हमारी एफडीआई है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है, वो बहुत ही अनक्लियर है। पहली बात तो ये कि आखिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। टॉप लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ऑलरेडी उनको जो भी बच्चे चाहिए, जितने भी चाहिए, उनको अपनी कैंपसेस में मिल जाती हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा हो। और दूसरी ये कि वो जो चाहें वो फीस भी वो अपनी हिसाब से चार्ज कर लेते हैं। अगर वो भारत में आते हैं तो आखिर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वहाँ की सरकारें तो करेंगी नहीं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ करेंगे नहीं, और करेंगे भी तो वो प्राइवेट सेक्टर करेगा।
लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है वो ये करेंगे, वह यहाँ से प्रॉफिट जो अर्न करेंगे तो वो प्रॉफिट को वो कैसे ले जाएंगे, इसके ऊपर अभी हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियरिटी कभी भी नहीं रही है। अच्छा, और इसमें तो हमने इनफैक्ट इस बार ये भी कहा है कि हमारी नजर रहेगी आपके ट्रांजैक्शंस पर। लेकिन एक चीज जो इन्होंने कही है कि आपको फीस ढांचा तय करने का अधिकार होगा, यानी कि आप प्रॉफिटेबल बना सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को। तो इसमें कोई, ये तो एक अच्छी बात है। यही तो असल में मेन मसला तो यही आता है। अच्छा। दुनिया में बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, ये बहुत सारे जो देश हैं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे उन्होंने फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज को इजाज़त दे दी है, यानी कि दे कैन अर्न प्रॉफिट। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज और यहाँ तक कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन से, यानी कि वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। वो सरप्लसेस जो जनरेट होती हैं वो दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन हमारे यहाँ कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो इनकी फाइनेंशियल गिमिक्स हैं जो यूज़ करती हैं, और यूज़ करते हुए वो पैसा भी कमाती हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ हंड्रेड्स ऑफ जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो इस्टेब्लिश्ड हैं, वो तमाम बिजनेस हाउसेस के हैं, तमाम टॉप पॉलिटिशियंस के हैं, और वो फैमिली इंस्टीट्यूशंस बन चुकी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन भी हो रहा है। तो उस पैटर्न पे हमारे यहाँ इंटरनली तो ये मैनेज हो रहा है, लेकिन अगर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज आती है तो उसके लिए या तो गवर्नमेंट उनको कोई लैंड और फाइनेंशियल सपोर्ट दे तब आएंगी, या अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अगर वो इजाज़त देते हैं तो जाहिर है प्राइवेट इन्वेस्टर्स तो वो अपना प्रॉफिट देखेगा। तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी जो है वो कॉर्पोरेट मोड में काम नहीं कर रही है। तो आप ये समझिए कि जो हमारी एफडीआई पॉलिसी है खास करके एजुकेशन सेक्टर के लिए, वो बहुत अनक्लियर है। और इसके ऊपर हमने बहुत पहले भी कहा है कि जब तक आप प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को और फॉर प्रॉफिट नहीं बनाएंगे, तब तक जो प्राइवेट इन्वेस्टर से जो अपने पैसे को ये देखना चाहता है कि उसका पैसा किसी न किसी तरह से ग्रो हो, जिस तरह से प्राइवेट कंपनीज में होता है। और हमारे यहाँ जो एजुकेशन है, एक तो उसका सोशल सर्विस का जो एक कंपोनेंट है वो तो है ही, जो गरीब और डिजर्विंग पुअर फैमिलीज हैं उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ एक खासा जो एजुकेशन सिस्टम है, यानी एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी कमर्शियली ओरिएंटेड हैं। जैसे आईआईटीज़ हैं, आईएम्स हैं, आप जानते हैं कि वहाँ के बच्चे जो तालीम एजुकेशन पाते हैं वो जाहिर है उनकी कमर्शियल वैल्यूज है, जिसकी वजह से तमाम टॉप इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको लाखों और करोड़ों के नहीं, पर जैसे मैं इनका कुमार साहब का जो है मैं उनका बयान पढ़ रहा था सर, इसमें ये बड़ा कैटेगोरिकली कह रहे हैं। मुझे लगता है जो आप चिंता जाहिर कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो आपके पास कोई क्यों आएगा जब उनके आप ट्रांजैक्शंस पर आप नजर रख रहे हैं, एफडीआई अगर उनका क्लियर है। दूसरा, हमारे यहाँ प्रॉफिट मेकिंग का जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमारे यहाँ, वो अगर क्लियर नहीं है। लेकिन क्या उनका ये बयान इस चीज़ को क्लियर नहीं करता है जब वो कहते हैं कि भारत में परिसर स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया तैयार करने की छूट होगी, यानी कि वो किस रूप में छात्रों को लें, किस प्रक्रिया के तहत लें, ये उन पर छूट होगी, पहला। और दूसरा कि संस्थान फीस का ढांचा भी तय कर पाएंगे। तो आप प्रक्रिया तय कर पा रहे हो, आप कितनी फीस ले रहे हो वो तय कर रहे हो, तो फिर मुझे थोड़ा ये यहाँ पर क्लियर नहीं होता है सर। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं आपसे बताऊं दीपक, हाँ जी, कि आप इनकी गाइडलाइंस का 7(1) देखें। 7(1) में ये फीस के बारे में कहा गया है, और उसमें साफ इन्होंने कहा है कि उसके ऊपर यूजीसी नजर रखेगी। यानी जो फीस चार्ज कर रहे हैं वो ठीक है, वो फिक्स अप तो करेंगे, लेकिन उस पर नजर रखेगी। दूसरा ये कि अगर वो फीस हायर चार्ज भी करते हैं तो देखिए वो दूसरा सवाल है कि इनके पास कहाँ से वो फैकल्टी आएगी और बाहर से कितनी फैकल्टी आएगी। और देखिए अगर फॉरेन कोई भी आता है तो $300 to $500 पर डीएम उनकी जो चार्जेस होती हैं, तो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ से जो 3 लाख जो बच्चा बाहर जाता है, वो जाहिर है कि वो सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं जाता, वो अपनी प्लेसमेंट के लिए भी जाता है। तो अगर आप देखें तो हमारी यंग एजुकेटेड का जो माइग्रेशन हो रहा है थ्रू एजुकेशन एंड जॉब्स के लिए, और हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज इस तरह की बहुत दिखाई नहीं देती कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बाद उनको कुछ इस तरह के पैकेजेस मिल जाए। तो ये एक इशू है जो मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो
फी होगी और उसके ऊपर जो अर्निंग्स होंगी वो अर्निंग्स को किस तरह से रिपेट्रिएट होगा उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से अब तक की जो हमारी गाइडलाइंस गई हैं, यानी इसको हम जानते हैं कि 15-20 साल से, और जब हम यूजीसी से जुड़े हुए थे तो उस वक्त भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हम लोगों ने गाइडलाइंस बनाई, लेकिन कोई टेकर नहीं था। एक और पहलू मैं आपको क्विकली बताना चाहूंगा कि कुछ हमारी यूनिवर्सिटीज ने कोशिश की कोलैबोरेशन करने की, यानी दो इसके पहलू है। एक तो ये कि डायरेक्ट वो अपना कैंपस इस्टेब्लिश करें, दूसरा ये हो सकता है कि वो एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन करें हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटी से। तो आज की डेट में 800 से लेके 1000 तक कोलैबोरेशंस तो ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन वो डिग्री अवार्ड के लिए नहीं है, वो करिकुलम डेवलपमेंट के लिए है, या कुछ बच्चे जो है वो उनके क्लासेस अटेंड करते हैं यहाँ पे, और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी या और ओपन यूनिवर्सिटी से वो अपनी डिग्री ले लेते हैं, और उनकी जो एजुकेशन होती है उससे उनको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर तो वो ये देखता है कि वेदर और नॉट वन इज एबल टू परफॉर्म। बट सर एक चीज और है, पता नहीं मैं सरसरी निगाह मार रहा था, इसमें एक लाइन लिखी हुई है, मुझे करेक्ट कीजिएगा सर, या जो हमारे दर्शक हैं वो भी बाद में क्रॉस चेक करके हमें करेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये रिपोर्ट कह रहा है कि द न्यू रेगुलेशन परमिट the foreign universities to fully the profit earned on their parent institution in their home country without any restriction so far। तो मुझे लगता है कि सर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को समझ में आ रही हैं कि आप प्रॉफिट अर्न करके अपनी पेरेंट यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि फेमा के तहत जो लेन देन होगा उस पर नजर रहेगी। तो यहाँ पर यहाँ पर ये तो अभी गाइडलाइंस हैं और अभी ये फाइनल नहीं है, जब फाइनल होगा तो इसके बाद इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हो सकता है। लेकिन मैं एक दूसरी बात की तरफ आपको इशारा करना चाहूँगा, वो ये कि हमारे यहाँ जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और मुझे एक याद आ रहा है कि एक हमारे यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटी ने एक कोलैबोरेशन किया किसी दूसरी टॉप यूनिवर्सिटी से, किसी दूसरे कंट्रीज के, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, ज़रा मुनासिब नहीं होगा। तो यूजीसी ने तो उसको परमिशन दे दी, लेकिन ये मामला जब एमएचआरडी को गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री को गया, तो उन्होंने फिर एमएचए की परमिशन ली, और एमएचए ने फिर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की परमिशन ली, और वहाँ से सब जगह से निगेटिव आ गया। जब हमने मालूम करने की कोशिश की कि भाई ये दो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया की एक और एक बाहर की, और वो टेक्निकल कोलैबोरेशन कर रही है फॉर एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स, तो आखिर इसको क्यों मना किया गया? तो ये पता चला कि साहब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये ऑब्जेक्शन लगाया कि पता नहीं इस कोलैबोरेशन के नाम पे, स्टूडेंट और टीचर के एक्सचेंज के नाम पे कौन आएगा यहाँ पे इस देश में। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कॉन्शियसनेस है उससे भी हम बहुत डरे रहते हैं, और हम बहुत सारी कंट्रीज पे तो भरोसा करते हैं कि वो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, लेकिन बहुतों से हम भरोसा नहीं करते। तो वो एक दूसरा पहलू है जो मैं जानता हूं कि कुछ यूनिवर्सिटीज के जो कोलैबोरेशन है वो यहीं आकर के फेल हो जाते हैं। तो एक फाइनेंशियल इशू एक तो अलग है, दूसरा ये कि नेशनल सिक्योरिटी इशू भी आ जाता है, इसलिए कि इसमें एक्सचेंज लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम इसमें जो क्लॉज इन्होंने लिखा है सर, ये शायद पहले भी था, मैं देख पा रहा हूँ जो पुराना भी है, इसमें रिपैट्रिएशन को अलाउ किया गया है, लेकिन जो रिपैट्रिएशन होगा वो गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जो फेमा के तहत होगा उसके तहत होगा। तो आप देखते हैं कि इसमें किस तरह का आता है। अभी जो यूजीसी चेयरमैन साहब हैं वो कह रहे हैं कि यूरोप की कई यूनिवर्सिटीज़ ने इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का हमारा जो सपना है, और हमारे बच्चों को हम इंटरनेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर जो देना चाहते हैं, कम से कम उस दिशा में अगर ये काम करता है तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जैसा आपके साथ चर्चा में हमको समझ में आ रहा है, अभी चैलेंजेस काफ़ी हैं, थोड़ी सी क्लैरिटीज आनी अभी बाकी हैं। आई एम श्योर एक बात मैं क्विकली ऐड कर दूं जी, संक्षेप में। ये जो हमारी टॉप जो यूनिवर्सिटीज हैं यूरोप की और अमेरिका की, इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है मिडिल ईस्ट में और कंट्रीज में, लेकिन वही बात आ जाती है कि या तो प्रॉफिट रिपेट्रिएशन पे या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे इन पे कंफ्लिक्ट आई है, और वहाँ भी ये कोलैबोरेशन जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो खैर हमारी एस्पायरेशंस हैं, हमारे विजन्स हैं कि वो हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हो, लेकिन उसके लिए जो कंडीशनलिटीज हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। और मुझे लगता है मैं समझता हूँ कि अगर वो कॉर्पोरेट मोड में आती हैं तभी ये शायद कामयाब हो पाएगा। एब्सोल्युटली सर, उम्मीद तो यही है सर कि एक्सपोजर मिले हमारे बच्चों को, और जो उनको अनुभव मिले, उनको एजुकेशन मिले, और प्लेसमेंट का जो जिसका आपने जिक्र किया वो तो जो अंततोगत पर जो गोल होता है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेसमेंट के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच सर। अंसारी सर, आपने एनालिसिस दिया इस पूरे टॉपिक का। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए सर।